प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर दूसरे प्रश्न पत्र में यूनिट फर्स्ट में हम भाषा को पढ़ रहे हैं। भाषा को लेकर एक छोटी मोटी भूमिका मैं रोज़ बनाता हूँ, वो आप सुनते होंगे। आज हम सीधी बात करेंगे अपभ्रंश और अवहट को लेकर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की 3 स्थितियाँ हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। आज हम अपभ्रंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अपभ्रंश के साथ साथ मैं हल्की सी चर्चा अवहट के बारे में भी करूँगा। हालांकि यह केवल नाम भेद और विद्वानों के मतभेद के कारण एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें एक नई भाषा का निर्माण अवहट, या हम कह सकते हैं कि नए नाम के ऊपर एक वाद विवाद चलता रहता है। तो आपको हल्की सी जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। तो अपभ्रंश तो आपको मालूम है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी स्थिति है, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश। एक विद्यार्थी की टिप्पणी आई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा फिर से ये कहना है कि आप इस जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उस नोट्स को आप पहले रजिस्टर में उतारें, फिर आप वीडियो को सुने। आप इतना ध्यान रखें कि हम उत्तर भारत की उन भाषाओं की चर्चा अभी कर रहे हैं जिनको हिंदी के परिवार की भाषा कहा जा सकता है, या जिसका संबंध किसी न किसी अपने पूर्वज रूप में हिंदी से है। ऐसी भाषाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसी जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं काल के हिसाब से। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें प्राचीन में हमने 2 को रखा था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। विद्यार्थियों को यह भी एक शंका हो सकती है कि इसमें हमारे यहाँ प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो एक तो आपको ये सीधा सवाल आ सकता है, जो डेटा है, जो शुरुआत में मैंने एक डायग्राम आपको दिखाया था, तो उसमें सीधा तथ्य का सवाल आ सकता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में कौन कौन शामिल है, हिंदी भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, राजस्थानी की कौन कौन सी बोलियां हैं। या थोड़ा सा अगर विस्तार में प्रश्न आता है, 2 या 3 नंबर की एक टिप्पणी आती है, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत की कौन सी विशेषताएं हैं, पाली की कौन सी विशेषताएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का विकास समझाइए। फिर आप पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। बहरहाल अपभ्रंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ या जो भ्रष्ट हो गया। बिगड़ा हुआ रूप किसका? उस समय की साहित्यिक भाषा और सुसभ्य भाषा वो संस्कृत रही होगी। तो बिगड़ा हुआ रूप यह जो भाषा है जिसको देश भाषा कहा जाता है, अपभ्रंश को। पाली प्रथम देश भाषा थी, अपभ्रंश भी देश भाषा है। और यह एक प्रकार से संस्कृत के मार्ग से हटकर एक भाषा है जो बिल्कुल जन बोली कही जा सकती है, जन भाषा कही जा सकती है। तो फिर सभ्य भाषा या साहित्यिक भाषा, शुद्ध भाषा है वो संस्कृत है, और उसका बिगड़ा हुआ रूप है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश किसका बिगड़ा हुआ रूप है? संस्कृत का। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? प्राकृत से आगे इसका विकास होता है। तो क्या फिर ये साहित्यिक भाषा नहीं है? इसकी जब उत्पत्ति हुई तो यह जन भाषा के रूप में, आम लोगों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। लेकिन बाद में इसमें साहित्यिक रचना भी हुई। स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल जैसे हिंदी साहित्य के आदिकाल में हम एक पूरा का पूरा एक धारा, अपभ्रंश साहित्य की धारा को पढ़ते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि यह जन भाषा है या देश भाषा है जो साहित्यिक भाषा से अलग एक लीक में चली तो बाद में इसमें साहित्य की रचना हुई ही नहीं। साहित्य की रचना इसमें हुई, लेकिन जब इसकी उत्पत्ति हुई तब यह जन भाषा थी और साहित्य की भाषा से आसान और एक सरल भाषा थी और लोक के निकट थी। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था, मतलब अंतिम अवस्था, अपभ्रंश कही जाती है। प्राकृत व आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की कड़ी है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की अंतिम स्थिति अपभ्रंश है, तो फिर आधुनिक की शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से। ठीक है, तो ये दोनों भाषाओं के बीच में, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में और आधुनिक के बीच में कड़ी का काम करती है। इसीलिए इसे संक्रमणकालीन भाषा कहा जाता है। अब यह संक्रमण काल क्या होता है? संक्रमण काल का मतलब यह होता है जब कोई एक धारा मिट रही है और दूसरी कोई नई धारा बन रही है। लेकिन भाषा के संबंध में हम यह नियम या धारणा पहले ही तय कर चुके हैं कि भाषा को बनते बनते या भाषा को मिटते मिटते 100-200 वर्ष लगते हैं। और ये जो दौर है यह संक्रमण काल कहलाता है, क्योंकि इसमें न तो पुरानी की समाप्ति हुई है, नए नए का पूरी तरह उत्थान हुआ है।
ध्यान देने की बात यह है कि अपभ्रंश के 100-200 साल चलने के बाद से हिंदी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसीलिए 7-8वीं शताब्दी में स्थापित कवि सरहप्पा को हम हिंदी का पहला कवि मान लेते हैं। और 12वीं-13वीं शताब्दी में भी अपभ्रंश की कुछ रचनाएं मिलती हैं, यानी हम 1000 ईस्वी के बाद से हिंदी का प्रारंभ मान लेते हैं। फिर भी उसके 100-200-250 साल बाद में अपभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं और हम 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का काल मानते हैं। फिर भी 8वीं शताब्दी के मध्य से ही हिंदी के कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये जो 300-400 साल का बीच में गैप है, ये संक्रमण काल है। तो अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में संक्रमण का काम करती है। एक बात ध्यान देने की है, यह संक्रमण केवल हिंदी में नहीं है। बांग्ला, असमिया, उड़िया, बिहारी, अपभ्रंश से जितने भेद थे अपभ्रंश के, और अपभ्रंश के जितने भेदों से आधुनिक आर्य भाषाओं की जितनी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, सब में संक्रमण का समय है। ये ध्यान देने की बात है। इसीलिए इसको संक्रमणकालीन भाषा कहते हैं। एक थोड़ा सा डेटा और है। अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य इनकी रचना है पतंजलि की, किंतु भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा के संदर्भ में इसका अपभ्रंश का प्रयोग चंड का माना जाता है। देखिए, अपभ्रंश शब्द है वो केवल ऐसा नहीं कह सकते कि हम भाषा के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ हो। बिगड़ा हुआ कोई भी रूप हो उसको अपभ्रंश कहा जा सकता है। तो अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, लेकिन वहाँ उसका शब्द का जो प्रयोग है वो भाषा के अर्थ में नहीं है। भाषा के अर्थ में पहला प्रयोग है वो भोलानाथ तिवारी के अनुसार चंड का माना जाता है। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अण भाषा कहा है, क्योंकि यह ट वर्ग बहुला भाषा मानी जाती है। अण, आपको ये मालूम हो कि ट ठ ड ढ अण, ट वर्ग का पंचम वर्ण अण है। तो अण की अधिकता और न का अण हो जाने से भी इस भाषा को अण भाषा किशोरीदास वाजपेयी ने कहा है। विभक्ति केवल 3 रह गई है। नपुंसक लिंग पूरी तरह समाप्त हो गया है। गुजराती व संस्कृत में अभी भी है ये जो नपुंसक लिंग है, हिंदी में नहीं है। पदक्रम निश्चित होने लगा है। कर्ता, कर्म, क्रिया, कारकों आदि का जो है वो पदक्रम निश्चित होने लगा है। तद्भव शब्द प्रधान भाषा, अगर तत्सम प्रधान होती तो बिगड़ती ही नहीं। ये नाम ही उसको तब मिला जब उसने देशज और या उसमें ऐसे शब्दों का रूप उसने परिवर्तन कर दिया। अगर रूप परिवर्तन नहीं होते या देशज शब्दों का अधिक इस्तेमाल इसमें नहीं होता तो भाषा फिर अपभ्रंश कैसे होती। तत्सम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से आते हैं और हूबहू उसी प्रकार से प्रयोग होते हैं जैसे वो संस्कृत में प्रयुक्त हुआ करते थे। तद्भव हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से आए हैं लेकिन कुछ रूप परिवर्तन करके आए हैं, हूबहू वैसा ही नहीं जैसा संस्कृत में थे। तो अपभ्रंश ने तो रूप परिवर्तन किया, रूप बिगाड़ा। अब बिगाड़ा चाहे वो संवारा वो अलग बात है, लेकिन रूप में परिवर्तन अवश्य हुआ। तो ये जो एक विशेषता है कि तद्भव शब्द प्रधान भाषा है अपभ्रंश, ये बहुत बड़ी बात है। इसी के कारण अपभ्रंश की अस्तित्व उसका है, उसका वजूद है इसी के कारण, क्योंकि वो भिन्न किस बात को लेकर है, उसमें भिन्नता किस बात को लेकर है, क्योंकि उसमें वो शब्द नहीं है, वो स्वरूप भाषा का नहीं है जो संस्कृत का है, वो हटके है, इसीलिए यह अपभ्रंश है, इसीलिए अलग भाषा अलग नाम है। तो बहुत बड़ी विशेषता ये हो जाती है कि तद्भव शब्द प्रधान भाषा। और ये प्रश्न आता है कई बार परीक्षाओं में, और विद्यार्थी भी ऐसा कहते हैं कि बहुत बार मैं ऐसे कहते सुनता हूँ विद्यार्थियों को कि प्रश्न वो कहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो आप यह नहीं सोचें, आप ये देखें कि यह बात महत्वपूर्ण कितनी है भाषा को लेकर। शब्द रूप जो संस्कृत में 24 थे, पाली में 12, प्राकृत में 8 और अपभ्रंश में केवल 6 रह गए। ये ध्यान देने की बात। आपको ये ध्यान है कि संस्कृत में विभक्ति 8 थी, संबोधन सहित विभक्ति कितनी थी 8, और वचन कितने थे 3। एक विभक्ति के 3 वचन हो गए, राम है, रामो, रामम, यह आपने पढ़ा होगा संस्कृत में। इसलिए राम का रूप अगर आपने याद किया हो, राम एक शब्द है, इसका रूप अगर आपने याद किया हो तो 8 विभक्ति और तीनों वचनों में चलता है, 8 या 24। तो एक राम के आपने 24 रूप देखे। जैसे जैसे विभक्तियां कम होती गई रूप घटते गए, शब्द के रूप है वो कम होते गए, और विभक्तियों के साथ साथ वचन भी तो कम हुए। इसलिए अपभ्रंश में आते आते विभक्तियां केवल 3 हैं और वचन केवल 2 हैं। ये वचन तो पहले ही अट गए थे, शायद प्राकृत में अटे थे, वो आप पीछे नोट करके देखना है इसको। तो विभक्ति 3 और वचन 2, तो फिर शब्द के रूप कितने रह गए 6 रह गए। इस बात को, इस लाइन को भी आप ढंग से समझना कि जैसे जैसे विभक्तियां घटती हैं और वचन घटते हैं उसी प्रकार से शब्द के रूपों के और शब्द का जो वैविध्य है,
शब्द के विभिन्न रूप है वो कम होते जाते हैं, और वो संस्कृत में सबसे ज़्यादा थे, 24 थे। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा गया है। ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण एक हालांकि एक बात यह भी है कि हम भाषाओं के बारे में कितनी ही बात कर सकते हैं। अपभ्रंश को लेकर, उसके तात्विक शब्दों को लेकर, उसमें स्वर कितने थे, व्यंजन कितने थे, कौन कौन से परिवर्तन हुए, और मुझे लगता है कि 10 पेज भी भर दिया जाए तो बहुत कम है। यहाँ हम केवल संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं और छोटे वीडियो में इतनी जानकारी पर्याप्त रहती है। अपभ्रंश से आपको मालूम है कि अपभ्रंश के 7 भेदों से भिन्न भिन्न मध्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का निर्माण हुआ, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहली अगर कोई आधुनिक आर्य भाषा पैदा हुई तो राजस्थानी थी। जेठी का मतलब बड़ी, जेठ को बड़ा कहते, तो जेठी बेटी मतलब बड़ी बेटी, तो राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा जाता है। अपभ्रंश के उद्भव को लेकर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि नीचे कुछ इसमें निष्कर्ष दिए गए हैं। उदयनाथ तिवारी ने 700 ईस्वी से इनका माना है, इनकी किताब है हिंदी भाषा का उद्भव विकास, उदयनाथ तिवारी की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, उसमें भी वो 700 ईस्वी से अपभ्रंश का आगमन मानते हैं। भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का उद्भव वो 500 ईस्वी से स्वीकार करते हैं, और हम सभी सर्वमान्य मत से इसी मत को मानते हैं कि 500 से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का समय रहा होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम का पहल प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन के द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम का ये अलग मत है रामचंद्र शुक्ल का, वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। हालांकि रामचंद्र शुक्ल का मत है वो भाषा के संदर्भ में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो मूलतः इतिहासकार है। तो ये अपभ्रंश के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ थी। अपभ्रंश आप इतना ध्यान रखें कि वो संस्कृत का या अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप है, और उसकी कुछ विशेषताएं, असल में वो हिंदी के निकट है, ये ध्यान देने की बात है। इसलिए अगर हिंदी के विकास की हम बात करेंगे तो हिंदी सबसे अधिक प्रभावित होगी तो अपभ्रंश से होगी, क्योंकि अपने निकटवर्ती और पूर्ववर्ती से प्रभावित हुआ जाता है। ये लाइन याद रखने की है। हम जो भी भाषा है वो अपने निकटवर्ती और पूर्ववर्ती से प्रभावित अवश्य होती है। तो अपभ्रंश के प्रभाव हिंदी पे काफ़ी ज़्यादा रहे। अब एक जो अवहट का बखेड़ा जो खड़ा किया गया है विद्वानों के द्वारा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 8वीं शताब्दी से ही हिंदी के कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, और 13वीं शताब्दी तक भी अपभ्रंश के कुछ लक्षण दिखाई देते रहते हैं, जबकि 1000 के बाद में हम हिंदी का प्रारंभ मान लेते हैं। 1000 ईस्वी से हम आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रारंभ मानते हैं, और 1000 ईस्वी से हम हिंदी का प्रारंभ भी मानते हैं और हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी मान लेते हैं। अब ध्यान देने की बात यह कि ये जो 100-200 सालों का समय है, 8वीं शताब्दी से 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच का ये जो समय है, ये न तो हिंदी का है और न अपभ्रंश का है। ये एक ऐसी भाषा है जो अपनी पुरानी विशेषताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ पा रही है, और नया कलेवर पूरी तरह से प्राप्त करने में अभी भी सक्षम नहीं है। उतना नयापन नहीं है जिसे एक नई भाषा का नाम दिया जा सके, और उतना पुरानापन भी नहीं है कि जिसको अपभ्रंश में शामिल किया जा सके। इसलिए यह दौर ऐसा है कि भाषा अपने स्वरूप में स्थिर नहीं है, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया, अवहट। अवहट अपभ्रंश व हिंदी के संक्रमण काल की भाषा है, जिसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। पुरानी हिंदी का मतलब क्या? हिंदी कब से स्टार्ट हुई? 1000 ईस्वी से आसपास, और गुलेरी जी कब थे? 1900 के बाद में। अब वो कहते हैं पुरानी हिंदी यानी सबसे पुरानी चीज। अगर हिंदी 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुई है, और आज मैं अगर हिंदी को देखूं सबसे पुराना दौर हिंदी का तो 1000 ईस्वी के आसपास होगा। आज मैं अगर यहाँ बैठा उसका समय देखता हूँ, इसलिए उन्होंने कहा पुरानी हिंदी। उसके टाइम से, गुलेरी जी के टाइम से सबसे पुरानी हिंदी कौन सी? वो जो 1000 ईस्वी के आसपास थी, मतलब वो जो अवहट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा था। इस भाषा को परवर्ती अपभ्रंश, यानी परवर्ती का मतलब होता है बाद का, उत्तरवर्ती भी कहा जा सकता है। परवर्ती का मतलब बाद का, तो परवर्ती अपभ्रंश शब्द का क्या अर्थ हुआ? अपभ्रंश के बाद का अपभ्रंश। दूसरा, अपभ्रंश का अपभ्रंश, देसिल बयना। अब देसिल बयना शब्द वो विद्यापति ने प्रयोग किया है। उनकी एक पुस्तक है कीर्तिलता, जिसमें वो कहते हैं देसिल बयना सब जन मिठा तई तैसन जपहो अवहट्ठा। देसिल बयना, बयना का मतलब वाणी है, बैन। देसिल बयना सब जन मिठा, कि देशी वचन यानी देशी भाषा सबको अच्छी लगती है, मीठी लगती है। ते इसीलिए तैसन वैसे ही, जपहो जपता हूँ, अवहट्ठा अवहट भाषा, इसीलिए वैसी अवहट भाषा में अपनी रचना करता हूँ। इसलिए अब वो अवहट में रचना कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसी देसी वाणी सबको अच्छी लगती है, इसलिए मैं अवहट में लिख रहा हूँ।
तो इसलिए उन्होंने अवहट के लिए शब्द का प्रयोग किया, देसिल बयना। प्राकृताभास हिंदी, ये रामचंद्र शुक्ल का नाम है, भास में सैदंत्य आएगा। प्राकृताभास हिंदी का मतलब क्या है? अब मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, वो काम आएगी आपके। मैंने बताया था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के तीनों रूपों को प्राकृत कहा जा सकता है। प्रथम प्राकृत पाली, द्वितीय प्राकृत प्राकृत और तृतीय प्राकृत अपभ्रंश है। तो फिर 1000 ईस्वी के आसपास ऐसी हिंदी, 1000 से लेकर लगभग 100-200 वर्षों तक ऐसी हिंदी जिसमें अभी भी अपभ्रंश के थोड़े बहुत गुण मौजूद हैं। इसलिए वो कैसी हिंदी है, उसमें अपभ्रंश की झलक दिखाई देती है। और अपभ्रंश को चूंकि प्राकृत वो कहते हैं, इसलिए वो कहते हैं ऐसी हिंदी जिसमें प्राकृत का आभास हो। तो जिसको गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा है, उसी को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी कह दिया है। अपभ्रंश को भी कह सकते हैं, इसकी सीमा आप तय नहीं कर सकते। ये मुझे काफ़ी इसमें समय लगाना पड़ा, लेकिन इसकी सीमा नहीं तय की जा सकती। पुरानी हिंदी की सीमा क्या है, प्राकृताभास हिंदी की सीमा क्या है? हम ये तो कह सकते हैं कि अपभ्रंश का समय 500 से 1000, हिंदी का समय 1000 ईस्वी से आगे। लेकिन ये जो अपभ्रंश का अपभ्रंश है, ये जो अवहट है, ये जो पुरानी हिंदी है, और ये जो प्राकृताभास हिंदी है, उसका समय निश्चित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह तय है कि प्राकृताभास हिंदी का मतलब यह है ऐसी हिंदी जिसमें प्राकृत के लक्षण दिखाई देते हैं। और प्राकृत के कौन सी के लक्षण दिखाई देंगे? तीसरी प्राकृत के, मतलब अपभ्रंश के। तो ये तो निश्चित है कि यहाँ जो प्राकृताभास हिंदी कहते हैं वो प्राकृत मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी स्थिति को लेकर वो नहीं कह रहे। यहाँ मैं कुछ मोटी बातें कर रहा हूँ, तो सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हो सकता है थोड़ी भारी पड़ जाए, तो आप रिपीट करके सुन लीजिए उसको। खैर, रामचंद्र शुक्ल ने इसके लिए प्राकृताभास हिंदी का प्रयोग किया और पुरानी हिंदी भी कहा गया है। अच्छा, कुछ ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने खुद यह घोषित किया कि हम अवहट के अंदर रचनाएं कर रहे हैं। तो इसमें फिर 3-4 रचनाएं शामिल हो जाती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की है, केवल आप इसके नाम याद कर लें। वर्ण रत्नाकर, हालांकि अवहट के बारे में पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम रहती है, लेकिन अपभ्रंश के बारे में पूछा जाए और फिर आप 2-4 बातें अवहट के बारे में लिख दें तो अच्छी बात होगी। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वरी ठाकुर की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो पंडित दामोदर शर्मा की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। ये सभी रचनाएं अवहट की मानी जाती है। आई और औ ये नए स्वर आए थे, ये ध्यान देने की बात है। अगर अवहट को कोई नहीं मानेगा, एक बात ये भी कुछ लोग ये नकारते हैं कि अपभ्रंश के बाद में आप सीधा हिंदी को प्रारंभ करो, अवहट का ये मतलब चैप्टर ही बंद करो। तो अगर ऐसे लोग अवहट को नहीं मानेंगे तो फिर ये सारी रचनाएं किस में जाएगी? अपभ्रंश में जाएगी। और ऐ और औ 2 स्वर हैं वो कहाँ से स्टार्ट माने जाएंगे? अपभ्रंश से माने जाएंगे। लेकिन अगर हम अवहट का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं और हम यह मान लेते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक नई भाषा रही होगी और जो अलग होगी अपभ्रंश से भी और हिंदी से भी, तो फिर वो अवहट थी। तो फिर ये रचनाएं अवहट की हैं और ऐ और औ ये 2 नए स्वर अवहट की अवस्था से हिंदी में शामिल होते हैं या भारतीय भाषाओं में शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और जहाँ तक इसको याद करने की या समझने की बात है, तो मुझे लगता है कि इसके नोट्स बनाइए, 2-3 बार आप पढ़ेंगे, सुनेंगे बार बार रिपीट करके, तो आपको निश्चित रूप से याद होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप प्रश्न नीचे पूछ सकते हैं और ग्रुप में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।